हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनली स्टडी। आज हम एसिड बेस एंड साल्ट का पार्ट नंबर 2 कर रहे हैं। इसमें कुछ स्लाइड्स हमने पहले पढ़ ली थी। एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, साल्ट क्या होते हैं, इनके बारे में हमने पढ़ लिया था और यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं कि एसिड, बेस और साल्ट की रिएक्शन हम पढ़ रहे थे। मेटल के साथ हमने क्या किया था, एसिड और बेस की रिएक्शन को पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। देखिए, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एसिड और बेस। देखो, मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन जब भी एक किसी एसिड के साथ की जाती है, या तो आप एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ कर लो या फिर आप मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कर लो, तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कार्बन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, वाटर बन जाता है और प्लस में क्या बनता है, साल्ट बनता है। प्लस में क्या बन जाता है, साल्ट। ये चीज़ कॉमन रहती है हमेशा, चाहे आप कोई भी मेटल कार्बोनेट ले लो, चाहे आप कोई भी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लो। जैसे हमने यहाँ पे लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया और ये क्या ले लिया, सोडियम कार्बोनेट ले लिया, तो क्या बना, साल्ट बन गया NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड बन गया CO2 प्लस H2, ये चीज़ कॉमन रहेगी। HCl ले लिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया, इन दोनों की रिएक्शन करवाई तो NaCl प्लस CO2 प्लस H2O बना। अब देखो, CO2 कैन टेस्टेड बाय पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर। लाइम वाटर जो होता है हमारा, वो होता है नींबू पानी, कह सकते हो आप उसको। तो हम क्या करते हैं, देखो ये नींबू जो CO2 की प्रेजेंस हमें पता लगानी हो, CO2 का टेस्ट करना हो, तो कैसे पता करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है हमारा नींबू पानी, जिसको हम बोलते हैं लाइम वाटर, उसको यदि CO2 उसके अंदर मिला दी जाती है, CO2 उसके अंदर से पास की जाती है, या फिर CO2 जब उसके साथ रिएक्शन करती है, तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और प्लस में क्या बनता है, वाटर बनता है, प्लस में वाटर। और जिसका जिसका कलर हो जाता है वो कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है, मतलब दूधियापन आ जाता है उसके अंदर। और जब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है फिर से इस कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर से पास की जाती है, फिर क्या हो जाता है, ये मिल्कीनेस जो होता है इसका, मतलब इसका दूधियापन जो है वो क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। और ये किस में बदल जाता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में बदल जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जब हम कैल्शियम कार्बोनेट में से CO2 एक्सेस अमाउंट में CO2 पास करते हैं तो क्या बनता है, क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। और मिल्कनेस जो इसकी होती है, यानी कि इसका दूधियापन जो होता है वो क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। अब यदि हम बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं, किसकी, मेटल कार्बोनेट की और या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की, तो उनमें कोई रिएक्शन ही नहीं होती। वो जो बेस है वो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद ईच अदर। ये हमने पहले ही पढ़ लिया था कि यदि हम एसिड और बेस की रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, साल्ट मिलेगा और प्लस में क्या मिलेगा, H2O मिलेगा। और इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। देखिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो एसिड और बेस के आपस में रिएक्शन को ही क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा इसके, देखो HCl की रिएक्शन, ये एक एसिड है NaOH के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होता है, क्या बना, साल्ट बना, प्लस में वाटर बना। अब देखो, जो चीज़ आप स्ट्रोंग लोगे ना, वैसा ही जो साल्ट है, वैसे उस साल्ट का जो नेचर है वैसा ही होगा। जैसे देखो, यदि हम स्ट्रोंग एसिड लेते हैं और जो है वीक बेस लेते हैं, इन दोनों की रिएक्शन करवाते हैं, तो स्ट्रोंग कौन है, एसिड है, तो साल्ट कैसा बनेगा, साल्ट तो बनेगा ही बनेगा, साल्ट प्लस H2। लेकिन साल्ट का नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा, क्योंकि स्ट्रोंग क्या लिया, एसिड। यदि वीक एसिड लेते हैं, स्ट्रोंग बेस लेते हैं, तो साल्ट का नेचर कैसा होगा, बेसिक साल्ट बनेगा, वाटर बनेगा ही बनेगा साथ में। स्ट्रोंग एसिड और वीक स्ट्रोंग बेस लेते हैं तो दोनों का जो पावर है वो बराबर होगी, इसलिए क्या होगा, जो साल्ट है वो न्यूट्रल बनेगा, उसका कोई मतलब नेचर नहीं होगा, ना ही एसिडिक होगा वो, ना बेसिक होगा, कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, और वाटर बनेगा साथ में। तो वीक एसिड प्लस वीक बेस, ये भी दोनों की पावर सेम होगी, इसलिए कैसा बनेगा, न्यूट्रल साल्ट बनेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्लाइड। रिएक्शन ऑफ मेटलिक ऑक्साइड विद एसिड्स। मेटालिक ऑक्साइड की रिएक्शन
एसिड के साथ। जो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं ना हमारे, वो बेसिक होते हैं नेचर में। जितने भी मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो सारे के सारे बेसिक इन नेचर होते हैं। तो एसिड की रिएक्शन जब हम बेस के साथ करते हैं तो हमें क्या मिलता है, साल्ट मिलता है और प्लस में वाटर मिलता है। तो यहाँ भी जब रिएक्शन करेंगे एसिड की किसके साथ, मेटालिक ऑक्साइड के साथ, तो क्या हो जाएगा, साल्ट बनेगा और क्या बनेगा, वाटर बनेगा। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में। तो मेटल ऑक्साइड की एसिड के साथ रिएक्शन, यानी कि बेस की एसिड के साथ रिएक्शन होगी एक तरीके से, क्या बनेगा, साल्ट और वाटर बनेगा। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोक्लोरिक ऑक्साइड और क्या बना, कैल्शियम क्लोराइड प्लस में वाटर H2O। अब रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद बेस, नॉन मेटालिक ऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ, बेस के साथ। तो जो जैसे हमारे मेटालिक के किस नेचर के होते हैं, हमारे बेसिक नेचर के होते हैं, उसी तरीके से हमारे जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिड नेचर के होते हैं, एसिडिक होते हैं। देखो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं और इनकी रिएक्शन यदि बेस के साथ करवाएं तो एक तरीके से ये हो गया कि एसिड की रिएक्शन बेस के साथ। एसिड की रिएक्शन बेस के साथ करेंगे तो साल्ट और वाटर बनेगा। जैसे यहाँ पे हमने ले लिया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। इसकी रिएक्शन करवाई हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया और प्लस में H2O बन गया, साल्ट बन गया एक, और प्लस में H2O जो हमारा वाटर है वो बन गया, पानी बन गया। ठीक है, तो जब भी हम मेटालिक ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड के साथ करते हैं तब भी साल्ट और पानी बनता है, और रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड बेस के साथ करते हैं तो भी हमारा साल्ट और पानी बनता है। नेक्स्ट देखिए, ये हमने समराइज करके लिख दिया यहाँ पे सारी रिएक्शन जितनी भी हमने पढ़ी एसिड और बेस की, इनको समराइज करके एक ही जगह पे लिख दिया। तो देखो रिएक्शन ऑफ एसिड जब हम मेटल कार्बोनेट के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बोनेट आया है ना, तो कार्बन तो बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, साल्ट और वाटर बनना ही बनना है। तो साल्ट और वाटर, साल्ट और वाटर सभी में याद रखोगे आप, सभी में साल्ट और वाटर तो बनता ही बनता है एसिड में। और जब कार्बोनेट आ गया तो क्या लगा देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लगा देंगे। इस तरीके से याद रख सकते हैं। मेटल के साथ करेंगे तो साल्ट प्लस H2। अगर अकेली मेटल के साथ करते हैं तब क्या बनता है, साल्ट बनता है प्लस में H2 बनता है। ठीक है, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करते हैं तो क्या बनेगा, साल्ट प्लस CO2 प्लस H2। ये दोनों हमने इकट्ठे ही पढ़े थे, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या क्या बनता है, साल्ट बनता है, CO2 बनता है और H2O बनता है। मेटालिक ऑक्साइड के साथ करते हैं तो मेटालिक ऑक्साइड हमें पता है कि जो मेटालिक ऑक्साइड होता है वो बेसिक होता है नेचर में, तो एसिड की बेस के साथ रिएक्शन करेंगे साल्ट बनेगा, वाटर बनेगा। यहाँ पे बेस के साथ करेंगे क्या बनेगा, साल्ट और वाटर। रिएक्शन ऑफ बेस, मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, साल्ट प्लस H2 बनेगा। मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन के कार्बोनेट के साथ जो है बेस रिएक्शन ही नहीं करता, नो रिएक्शन आ गया हमारे पास। और रिएक्शन ऑफ बेस एसिड के साथ, बेस और एसिड की रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, साल्ट और वाटर बनेगा। नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ करेंगे तो भी साल्ट और वाटर बनेगा। क्यों, क्योंकि नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, हमने पिछली स्लाइड में अभी पढ़ा था। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। What do all acid and bases have in common, मतलब सारे के सारे एसिड्स में क्या चीज़ कॉमन होती है और सारे के सारे बेसिस में क्या कॉमन होता है। तो देखो जितने भी एसिड होते हैं ना वो सारे, उनमें क्या होता है, H+ आयन होता है। H+ आयन का मतलब होता है कि जब उनको पानी में भिगोया जाता है तो H+ आयन रिलीज करते हैं। देखो एसिड प्रोड्यूस H+ आयन इन सॉल्यूशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टी। तो ये H+ आयन रिलीज करते हैं किसी भी सॉल्यूशन में जो उनके एसिडिक प्रॉपर्टी को क्या करता है, शो करता है, दिखाता है। ऑल बेसिस, और जो बेस होते हैं सारे के सारे, उनमें कौन सा आयन निकलता है, OH- आयन होता है। सभी में कौन सा आयन होता है, OH- आयन होता है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। एक नंबर में पूछा गया था हाइड्रोक्सिल आयन कौन सा होता है, तो OH- होता है इन कॉमन। ठीक है, अब एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये H+ है ना, ये अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, ये H3O पॉजिटिव के रूप में एग्जिस्ट करता है। ये चीज आगे आ जाएगी तब वहां पर बता देंगे। तो ऑल एसिड जो होते हैं उनमें H+ आयन होता है और ऑल बेस जो होते हैं उनमें OH- आयन होता है। इतना समझ में आया। चलिए नेक्स्ट, एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन। तो देखो वाटर सॉल्यूशन में क्या क्या होता है एसिड और बेस के साथ। अभी मैंने बताया जब एसिड को पानी में भिगोया जाता है
तो वो H प्लस आयन रिलीज करता है। देखो एसिड प्रोड्यूस H प्लस आयन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, एसिड प्रोड्यूस H प्लस आयन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। एसिड क्या करेगा, H प्लस आयन रिलीज करेगा किसकी प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में। H प्लस आयन देखो ये मैंने पहले ही बता दिया था कि H प्लस आयन जो है वो अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, सो दे एग्जिस्ट इन H3O पॉजिटिव, इसके रूप में एग्जिस्ट करेगा, जिसको क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोनियम आयन्स। ये बनता कैसे है, H प्लस दोबारा से H2O के साथ रिएक्शन कर लेगा और H3O पॉजिटिव बना लेगा। देखो ये HCl था, HCl की रिएक्शन वाटर के साथ की तो हाइड्रोनियम आयन बन गया और क्या बन गया, क्लोरीन बन गया Cl माइनस। बेस व्हेन डिजोल्व इन वाटर गिव्स OH माइनस आयन। तो बेस को जब पानी में भिगोया जाता है तो कौन सा आयन देते हैं, हाइड्रोक्सियल आयन देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं। जैसे NaOH को क्या कर दिया, पानी में भिगो दिया गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड को, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को या किसी भी हाइड्रोक्साइड को आप पानी में भिगोगे तो वहाँ से क्या मिलेगा, हमें हाइड्रोक्सियल आयन मिल जाएगा, OH माइनस मिल जाएगा। बेस सॉल्यूशन इन वाटर आर कॉल्ड अल्कली। जितने भी बेस होते हैं जो पानी के अंदर सोल्यूबल होते हैं, यानी कि पानी के अंदर घुल जाते हैं आसानी से, उनको क्या बोलते हैं हम, अल्कली बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं हम, अल्कली। ठीक है, जैसे ये हो गया हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये पानी के अंदर घुल जाते हैं तो ये हमारे क्या होंगे, क्या कहलाएंगे, अल्कली कहलाएंगे, अल्कली। वाइल डाइल्यूटिंग एसिड इट इज रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडिड टू वाटर। जब हम डाइल्यूट एसिड की बात करते हैं तो हमें क्या करना होता है, ये रिकमेंड किया जाता है कि जो एसिड है वो ऐड करना चाहिए किसके अंदर, पानी के अंदर, ना कि पानी को ऐड करना चाहिए। एंड नॉट वाटर टू एसिड, ना कि पानी को एसिड के अंदर ऐड करना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये जो प्रोसेस होती है ना, देखो द प्रोसेस ऑफ डिजोल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज स्लाइटली एक्जोथर्मिक। एक्जोथर्मिक रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं। एक्जोथर्मिक रिएक्शन वो होती हैं जिनके अंदर हीट बाहर निकलती है। एक्जो का मतलब बाहर निकलना, थर्मिक का मतलब हीट। तो ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट बाहर निकलती है उनको ही हम क्या कहते हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो ये एक हाईली एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है, मतलब हीट बहुत ज़्यादा बाहर निकलती है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा एसिड डालना चाहिए किसके अंदर, पानी के अंदर। और पानी के जो है एसिड के अंदर पानी कभी भी नहीं डालना चाहिए। अब आगे इसमें एक एक्सपेरिमेंट है, उसी के हेल्प से हम इसको और अच्छे से समझ सकते हैं इस लाइन को। नेक्स्ट देखिए, देखो यदि हम एसिड में पानी डालते हैं, एसिड में पानी डालते हैं तो ये हमारा क्या होता है, गलत होता है। क्यों, क्यों गलत होता है, क्योंकि अगर हम देखो एसिड की मात्रा ज़्यादा है, वाटर की मात्रा कम होगी तो ये क्या होगा, हाईली एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है, मतलब बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, जिससे हमारा क्या हो सकता है, हाथ जल सकता है, कंटेनर बर्न हो सकता है, कंटेनर टूट सकता है। और जब हम पानी के अंदर एसिड डालते हैं 1-2 बूंद तो वो चीज़ हमारी सही होती है। एक्जोथर्मिक तो वो भी होती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, इफ वाटर इज एडेड टू एसिड द हीट जनरेटेड में कॉज द मिक्सचर स्प्लैश आउट, या तो मिक्सचर जो है बाहर आ जाएगा यदि हम वाटर डालते हैं एसिड के अंदर, और एंड कॉज बर्न एंड ग्लास कंटेनर, और क्या कर सकता है, जलन, मतलब हमारा हाथ जल सकता है, स्किन को जला सकता है, या फिर ग्लास कंटेनर जो है वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग, जो हीट निकलती है उसके कारण। एडिंग वाटर टू एसिड में कॉज, देखो एडिंग वाटर टू एसिड में कॉज, देखो इसको समराइज करके लिख दिया कि अगर हम वाटर ऐड करते हैं किसी एसिड में तो क्या क्या जो है फर्क पड़ता है, उस चीज़ से क्या इफेक्ट होता है। देखो कोज मिक्सचर टू स्प्लैश आउट, मतलब जो मिक्सचर है वो बाहर आ सकता है। और क्या हो सकता है, ब्रेक द ग्लास कंटेनर, जो कंटेनर है हमारा जिसमें हमने वो रिएक्शन करवाई है वो क्या हो सकता है, टूट सकता है। मिक्सिंग ऑफ एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयन। जब हम एसिड और बेस की रिएक्शन करवाते हैं या फिर मिक्स करते हैं पानी के साथ तो इसमें क्या होता है, कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है किसकी, H प्लस की कह सकते हो आप, और OH माइनस की। ठीक है ना, जब एसिड के अंदर मिलाते हैं तो क्या होता है, H प्लस आयन की जो है डिक्रीज होती है, और जब बेस के अंदर मिलाते हैं तो OH माइनस की डिक्रीज होती है पर यूनिट वॉल्यूम। सच प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि डाइल्यूट करना क्या होता है, मतलब उसकी कंसंट्रेशन को कम करना, या एसिड की मात्रा
या फिर बेस की मात्रा, या फिर आप कह सकते हो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन और OH माइनस की कंसंट्रेशन को कम करना ही डाइल्यूशन प्रोसेस कहलाता है। 1 नंबर में पूछा जाता है कई बार। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस मतलब कोई एसिड कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कितना ज़्यादा वीक है, वो कैसे पता चलेगा। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो ये कैसे पता लगाई जाती है, यूनिवर्सल इंडिकेटर से पता लगाई जाती है। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, मिक्सचर ऑफ स्फेरल इंडिकेटर, मतलब बहुत सारे इंडिकेटर से मिलके बना होता है। ये क्या करता है, अलग अलग कलर दिखाता है अलग अलग सॉल्यूशन के अंदर। देखो, इट शो डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन द सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में H प्लस आयन की मात्रा के अनुसार ये क्या करता है, अलग अलग कलर दिखाता है। अलग अलग कलर इसके पास कहाँ से आते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे इंडिकेटर से मिलके बना होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं। अब दूसरा जो है हमारा वो है पीएच स्केल। पीएच स्केल से भी एसिड और बेस की स्ट्रेंथ का हमें पता चलता है। अब पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल एक चीज आपको ध्यान में रखनी कि पीएच स्केल को डिस्कवर किसने किया, तो किसने किया था, सोरेनसन नामक एक साइंटिस्ट था जिसने पीएच स्केल को बनाया था या फिर डिस्कवर किया था। ठीक है, पीएच स्केल में जो पी होता है उसका मतलब होता है पोटेंज। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ए स्केल, ये क्या होता है, इस एक ऐसा स्केल होता है जो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन में मापने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, पी इन पीएच स्टैंड फॉर पोटेंज। पी का मतलब होता है पोटेंज, और पोटेंज का मतलब होता है एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है पावर, मतलब शक्ति। कितनी शक्ति है, किसकी, हाइड्रोजन की या फिर H प्लस आयन की। यदि पीएच वैल्यू किसी चीज की 7 है तो उसको बोलते हैं हम न्यूट्रल सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन हमें दिया गया है, उसकी पीएच वैल्यू 7 आई तो हम क्या बोलेंगे, कैसा सॉल्यूशन है, न्यूट्रल सॉल्यूशन। अगर पीएच वैल्यू लेस देन 7 आई, लेस देन 7 आई तो कितनी होगी, क्या बोलेंगे, उसको एसिडिक सॉल्यूशन बोलेंगे। यदि पीएच वैल्यू मोर देन 7 आई तो उसको बोलेंगे हम बेसिक सॉल्यूशन। अब वीक स्ट्रॉन्ग ये भी होता है हमारा कि 0 से 3 के बीच में होते हैं, जो 0 से 3 के बीच में जो भी पीएच वैल्यू वाले होते हैं वो हमारे होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, और 4 से कह सकते हो आप या फिर 3 से 7 के बीच में होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे वीक एसिड होते हैं। इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस भी होते हैं, वो हमें इतना ज़्यादा डिटेल में जानने की हम पे ज़रूरत नहीं है। चलिए अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। देखो वीक एसिड के एग्जाम्पल क्या क्या है, ये हो गया हमारा CH3COOH, इसको बोलते हैं हम इथेनोइक एसिड या फिर एसिटिक एसिड भी इसका नाम है। इनके बारे में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। और ये हो गया हमारा कार्बोनिक एसिड, ये क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। ठीक है, इनमें H प्लस आयन की जो कंसंट्रेशन है वो कम होती है, और जैसे ही H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो किसकी तरफ बढ़ता है, स्ट्रॉन्ग आयन की तरफ बढ़ता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के जो एग्जाम्पल होते हैं वो कौन कौन से हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। वीक बेस कौन कौन से होते हैं, देखो हमारे ये हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जैसे हमारा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये किसका एग्जाम्पल है, वीक बेस का एग्जाम्पल है। स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे क्या हैं, स्ट्रॉन्ग बेस हैं। कौन से हमारे स्ट्रॉन्ग बेस। ऑन डाइल्यूटिंग एन एसिड, जब हम डाइल्यूट करते हैं किसी एसिड को तो पीएच वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। पीएच वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि उसका एसिडिकपन कम हो जाता है। ऑन डाइल्यूटिंग ए बेस पीएच वैल्यू डिक्रीज, जब जो है बेस को हम क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं तो पीएच वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी। एसिडिक देखो 0 से 7 के बीच में, 7 पे क्या होगा, न्यूट्रल होगा। इधर क्या होंगे, एसिड होंगे। एसिडिक नेचर बढ़ेगा, जितना 0 के पास होगा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। और बेसिक नेचर का क्या होगा, 7 से 14 के बीच में बेसिक नेचर बढ़ेगा, मतलब जो यहाँ पे होगा 14 के आसपास जो हमारा होता है NaOH हो गया, KOH हो गया, ये तीनों ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। तो इधर क्या होगा, हमारा बेसिक नेचर इंक्रीज होगा। अब देखो इंक्रीज इन H प्लस आयन, इधर क्या होगा, H प्लस आयन इंक्रीज होगा, क्योंकि जो एसिड होते हैं वो कौन सा आयन रिलीज करते हैं, H प्लस आयन रिलीज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, H प्लस आयन ही इंक्रीज होगा। यहाँ पे कौन सा आयन इंक्रीज होगा, इंक्रीज बोलेंगे तो कौन सा होगा, OH माइनस होगा, और डिक्रीज बोलेंगे तो कौन सा होगा, H प्लस आयन डिक्रीज होगा इस साइड यहाँ पे।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। इस वीडियो में इतना ही।